गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका जो टाइटल है वो कृषि के अंदर जो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि कृषि के अंदर जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छी होती है, उसके अंदर जो पर्याप्त पोषक तत्व अगर वहाँ होते हैं तो वहाँ पर बिना रासायनिक उर्वरकों के भी हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृषि क्रांति के बाद या हरित क्रांति के बाद कृषि के अंदर अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग या उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक हो गया था कि हम उर्वरकों का प्रयोग करें। लेकिन निरंतर कृषि के दोहन से या ये कहें कि उसकी उर्वरक क्षमता को पुनः बनाए रखने के लिए इन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अवश्यभावी हो गया। तो सबसे पहले जो पादप होते हैं उनको कुछ पोषक जो तत्व होते हैं उनको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात हम करें तो कार्बोहाइड्रेट की जो आपूर्ति है या पौधे जो उसकी पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक जो नीड होती है फर्टिलाइजर्स की, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की हम बात करें तो निरंतर कृषि के कारण मृदा के अंदर इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसलिए हम रासायनिक उपयोग उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि पौधों की कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की पूर्ति, जैसे मैंने कहा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा हो जाती है। साथ ही इन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अमीनो जो एसिड्स होती हैं उनके लिए नाइट्रोजन तथा सल्फर जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उनके संश्लेषण के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और जो आयन होते हैं उनके पौधे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एंजाइम्स के कामकाज के लिए वहाँ पौधों को पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधों के द्वारा तत्व मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति मृदा की उर्वरक क्षमता में, जैसे मैंने बताया कि अगर मृदा की उर्वरक क्षमता अच्छी होती है तो मृदा के अंदर ये जो प्राकृतिक रूप से भी पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फेट, ये सब वहाँ अवेलेबल होते हैं। लेकिन निरंतर कृषिगत कार्यों के कारण उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसलिए हमें अतिरिक्त जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ उर्वरकों का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह के उर्वरक होते हैं, जैसे मैंने बताया। एक तो प्राकृतिक या जैविक जो उर्वरक होते हैं, चाहे वो वनस्पति की घास से हम प्राप्त कर लें, पशुओं के मलमूत्र से कर लें, या जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी हम बात करें, या पौधों, फल, सब्जियों का जो घरेलू कचरा होता है उसके कंपोस्ट से हम उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे जो उर्वरक होते हैं उनको हम रासायनिक उर्वरक की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें यूरिया हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। तो ये दो तरह के। अब यहाँ कई बार ये होता है कि इसमें अंतर क्या होता है कि जो नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या केमिकल जो फर्टिलाइजर्स या जो जैविक जो खाद होता है उसके अंदर और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर अंतर क्या होता है। ये जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम उसकी बेसिक नेचर में अंतर को नहीं समझेंगे तो आगे इनकी आवश्यकता क्या होती है उसको समझना मुश्किल होगा। जब हम खाद की बात करते हैं, जैविक खाद की हम बात करते हैं, तो खाद घास, पत्ते, गोबर, अन्य जो कूड़े कचरे होते हैं उनसे हम, या मृत जो जीव होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जबकि जो उर्वरक होते हैं ये निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ हैं। उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तैयारी की हम बात करें तो जो कृषक होता है, जो जैविक खाद की हम बात करते हैं, वो अपने पशुओं से या कृषि से आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हम कारखाने में तैयार करते हैं। पोषक तत्वों की हम बात करें तो पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से जो खाद होता है उसमें तुलनात्मक रूप से कम समृद्ध होते हैं, जबकि ये जो पौधों के पोषक तत्वों में अमीर होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं। ये पौधों द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किए जाते हैं, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो लैब में तैयार किए जाते हैं ये पौधों द्वारा जल्दी आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। इसके कारण जो फसल को पकने का समय कम हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट
जल्दी हो जाता है। लागत की हम बात करें तो ये कृषक अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत जो जैविक खाद होता है उसमें नहीं होती। ये जो कृषक होता है स्वयं की जो पशु या खेती के से ही आसानी से उपलब्ध करवा सकता है, जबकि जैविक जो खाद है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में तैयार करते हैं, तो वो थोड़ा ख़रीदने में महंगे होते हैं और वो इतने आसानी से उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है दूरस्थ क्षेत्रों के अंदर उतनी नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो जो जैविक खाद होता है उसका कृषि या जो सॉइल होती है उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयोग या अत्यधिक उपयोग या निरंतर उपयोग से जो भूमि है उसकी उर्वरक क्षमता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो फसल हम प्राप्त करते हैं उसके अंदर भी जो केमिकल्स का जो प्रभाव है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण जो आसपास के जो जीव जंतु होते हैं जो कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण की बात करें तो जो हरी खाद होती है उसको हम जैविक खाद या खाद में शामिल करते हैं, जो यूरिया वगैरह होता है उसको हम उर्वरकों की श्रेणी के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ ले रहे हैं जिनसे कि हम कृषि के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जिनको हम एनपीके बात करते हैं वो अत्यधिक आवश्यक होती है, और यहाँ इसका अनुपात क्या हो जिससे कि कृषि के लिए वो उपयुक्त रहें या पौधों के ऊपर या मृदा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव को हम सीमित कर सकें। तो भारत के अंदर जो कृषि विशेषज्ञों के द्वारा जो मानक निर्धारित किया गया है वो 4:2:1 माना गया है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, फॉस्फेट और पोटास का जो अनुपात होगा वो 4:2:1 भारत की जो कृषि है वहाँ पर इसको ध्यान में रखा जाता है। आगे के वीडियो के अंदर जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका हम और अधिक विश्लेषण करेंगे, उनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में करेंगे। अत्यधिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग से तात्कालिक रूप से हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव दीर्घकालिक जो पड़ते हैं, और वही बात मैंने पूर्व के वीडियो कृषि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में उसमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात की थी वहाँ बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।